हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 3 का एमसीक्यू। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन, यह आपका जो है शासन चलाना, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है चैप्टर का नाम, और ग्रामीण जीवन और समाज यह एससीईआरटी में लिखा गया है चैप्टर का नाम बीटीबीसी में। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। लगभग क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको पूछे गए इस चैप्टर से क्वेश्चन होंगे जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब मिली। तो आपको याद होगा कि 1764 में क्या होता है, तो बक्सर का लड़ाई होता है, और उसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है। उसी में इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती है 1765 में। ठीक है, 1765 में जो है संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। अगला देखेंगे दूसरा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का दीवान कब तैनात किया गया। भारत का दीवान कब तैनात होता है, बस वही है जो आप देख रहे हैं। 1765 को ही जो है भारत का दीवान तय किया गया था। अगला है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया। आपको हमने बताया था कि 1789 में जो है ये शुरू होता है, लेकिन 4 साल बाद इसको अस्थाई कर देता है। और अस्थाई कहता है 10 साल तक जो है यहाँ पर हम इसमें कोई कर की बढ़ोतरी नहीं होगी, जो इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जमींदारी। और यह जो है 1793 में होता है। कब होता है, 1793 में। हमने कहानी अच्छी तरह से इसकी पढ़ी थी, आप बुक का अध्ययन करिए। चलिए अगला देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के जो है काल में लागू किया गया था। आप एनसीईआरटी पढ़े हैं, एनसीईआरटी में लिखा गया है कि इस समय कौन था गवर्नर जनरल। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चलिए अगला देखेंगे, नील विद्रोह कब होता है। तो नील विद्रोह, नील दर्पण क्या था, नाटक था। किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने। और यह जो है किस लिए था, तो किसानों की दुर्दशा जो थी उस में जो है किसानों की दुर्दशा, दयनीय स्थिति हो गई थी, और उसको दर्शाने के लिए नील दर्पण नाटक लिखा गया। और यहाँ पर कहानी भी एक आपने पढ़ा कि मतलब कि मैं कुछ कर लूँ, कोई भी काम कर लूँ, लेकिन अब मैं खेती नील की नहीं करूँगा। एक नाटक का ये दृश्य था। आपको याद होगा, तो ये दृश्य आपको याद होगा, तो ये आंसर भी याद होगा आपको 1859 यहाँ पर हम छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ कौन से आंदोलन शुरू किए। तो नील तिनकठिया, आपको याद है कहाँ पर हुआ, चंपारण में। और किनके कहने पर ये आए थे चंपारण, तो कौन थे जो इनको कहा कि चंपारण आप आइए, देखिए किसानों की दुर्दशा कैसी हो रही है, अनुरोध किया। तो ये राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने इनको अनुरोध किया कि आप आइए चंपारण, देखिए कैसा जो है दुर्दशा हो गया है। और राजकुमार शुक्ल को किसने भेजा था, ये आपको पता है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने के बाद जो है ये जाते हैं गांधी जी से मिलते हैं, और कहते हैं कि चलिए देखिए कि किसानों की दुर्दशा कैसी। 3 कट्ठा, मतलब आप 3 कट्ठा करना है, 20 कट्ठा का बीघा होता है, और 3 कट्ठा जो है आपको नील की खेती करनी है। तो किनके कहने पर आए थे, तो रामकुमार शुक्ल के, और 1717 में चंपारण आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, नील मजदूरों की हालत कैसी थी। तो बहुत दयनीय थी, अच्छी तो रहेगी ही नहीं, कैसी थी, दयनीय थी। आगे चलेंगे कि महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से लौटे थे। आपको पता है, यह 9 जनवरी 1915 को आए थे दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से आए, इसलिए यहाँ पर आपको 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी बनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को यह दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे। अगला है कि 19वीं सदी में किस प्रकार के रंगों का निर्माण होने लगा था। तो 19वीं सदी में तो यहाँ पर प्राकृतिक रंग तो पहले था ही, लेकिन अब जो है कृत्रिम रंग, जो रासायनिक रूप से, रासायनिक मतलब कि बनने लगा था, तो कृत्रिम रंग का जो है यहाँ पर प्रयोग अब निर्माण होने लगा था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के लिए बड़ी घटना क्या थी। तो बंगाल की दीवानी उसको मिल गई थी। सही बात है, बंगाल की दीवानी मिला था ना, बंगाल की दीवानी मिला था। ये आंसर हो जाएगा, बंगाल की दीवानी हासिल करना, ये जो है बड़ी घटना थी। इसका जो है बहुत बड़ा घटना, जो इसके बाद तो ये सोना चांदी जो लाता था वो तो अब कहाँ लाएगा। अब यहीं से सब कुछ माल, यहीं का सब काम होता था। चलिए, किस चीज को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। किस चीज को व्यवस्थित करने का रास्ता जो है ढूंढना था। तो यहाँ पर शासन चलाने का, आमदनी करने का,
बढ़ते खर्चों को पूरा करने का रास्ता अंग्रेज ढूंढ रहा था। ये सारे आपके सही हैं। इन सबों का जो है रास्ता कौन ढूंढ रहा था? अंग्रेज ढूंढ रहा था। अगला है कि व्यापारी कंपनी को क्या ख्याल रखना चाहिए था? तो यहाँ पर व्यापारी कंपनी को क्या ख्याल रखना चाहिए था? तो पहला कि ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते और बेचते रहने का, सावधानी से आगे बढ़ने का, लोगों को भी शांत रखने, ये तीनों अगर रहता तो वो थोड़ा-थोड़ा जो है और आगे चलता। लेकिन ये लोग अत्याचार करने लगा, जनजातीय विद्रोह हुआ, बहुत सारे मुंडा विद्रोह हुआ, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जो है नील विद्रोह हो गया, इधर जो है इतना क्रूर हो गया था, मतलब रुपया कमाने में, मतलब व्यापारी था। अब व्यापारी जब व्यापार ना करके यहाँ पर शासन और प्रशासन और राजनीति में हाथ आजमाएगा, तो क्या वो सही से कर पाएगा? नहीं कर पा रहा था और इसके खिलाफ जो है बहुत सारे आंदोलन शुरू होने लगे थे। तो ये सारे के सारे सही हैं। अगला चलिए, अगला है कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया? कंपनी ने कैसे ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश बनाया? तो आय के संसाधन से, लोगों के अधिकार का प्रयोग करके, अपनी बल और बुद्धि का प्रयोग करके, ये तीनों है। यहाँ पर कर क्या-क्या जो आपको इलाका इलाका है ना, तो इलाका में जो मुखिया होता था, जो ज़मींदार होता था, उसको अपने पक्ष में रखा। क्यों? क्योंकि उसको बड़ा-बड़ा जो है पट्टा दे दिया, ज़मीन दे दिया कि अब तुम इसमें खेती करो तुम और लगान दो। ये सब जब किया तो वो सब जो आप जानिए कि ज़मींदार किसका सहायता कर रहा था? ज़मींदार इसको तो दे रहा था, इसको ज़मीन दे रहा था, तो ज़मींदार सहायता किसको करेगा? ज़मींदार सहायता अंग्रेज़ का कर रहा था, तो यहाँ पर बुद्धि लगा दिया और बल बल यहाँ पर लगाया कि कोई भी विद्रोह हो रहा है, तो उसको दबाने की हर जो है प्रयास किया, हर वर्षक जो है प्रयास किया जाता था, करता था। तो ये सारे आपके सही हैं। अगला देखिएगा 14 नंबर कि कंपनी दीवानी मिलने के बाद अपने आप को क्या समझती थी? आप देखिए पहले तो व्यापारी था ना व्यापारी? व्यापारी भी समझती थी दीवानी बनने के बाद और शासक भी, दोनों। एक तो कहा कि आपका जो है हम सुरक्षा करेंगे और आप जो भी खर्चा होगा आप हमको दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो शासन गया आपका। ज़मींदारी गई आपकी ऐसी भी होती थी कि बड़े-बड़े किसान की जो है सुरक्षा-रक्षा के लिए वह एक जो है रेजिमेंट जो है दे दिया था, कहा कि यहाँ पर रहेगा और वही जो शासन व्यवस्था जो है देखता था और कौन शासन होगा, कौन प्रशासक होगा, ये सब रेजिमेंट ही तय करता था। रेजिडेंट, तो रेजिडेंट जो है तय करता था। तो रेजिडेंट का आप नाम पहले सुने होंगे, तो ये शासन जो है यहाँ पर और व्यापारी दोनों काम ये शुरू कर दिया था। चलिए, आगे चलेंगे कि 15 नंबर असूली को नियमित व्यवस्था करने की कोशिश क्या थी? तो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल जो है राज्य करना और जो है ये आपको याद होना चाहिए कि पहले जो है बंगाल पर, उसके बाद पंजाब के प्रांतों में, उसके बाद जो है दक्षिण के प्रांतों में, यहाँ पर धीरे-धीरे जो है ये फैलता है, पाँव फैलाता है। ये आपको याद है। यही है कि राज्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा राज्य हासिल कर लें, कम से कम कीमत खरीदना मतलब कोई भी सामान जो है कम से कम कीमत में खरीदेगा। आप पहले जो कारीगर काम करता था उसको पहले से ही रुपया मिल जाता था, लेकिन अब क्या है, अब तो मिल नहीं रहा है, अब कारीगर जो है भागना शुरू कर दिया था। हम कहानी पढ़े थे ना कि कारीगर को अब कोई रोज़गार जो है मिल नहीं रहा था, कम दाम मिल रहा था और वही जब जो है सामान लेता था और बेचता था तो उसको ज़्यादा दाम मिला, था तो व्यापारी ही ना। आगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेचना, ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेचेगा, तो उपरोक्त में से सभी। चलिए, अब हम 16 नंबर देखेंगे। देखिए लिखा गया है कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? इनका नाम हमने पढ़ा था कि विलियम मॉरिस थे जो प्रसिद्ध कवि भी थे और कलाकार भी थे। चलिए, अब हम 17 नंबर देखेंगे कि नील की खेती 2 मुख्य तरीके से होती थी ना? एक जो कि कौन करता था? जो प्रशासक होता था और एक जो किसान होता था उसको और उसमें क्या कहा? कहा कि 3 कठिया, 3 कट्ठा खेती करना ही पड़ेगा आपको। 20 कट्ठा में। ये जो है मुख्य रूप से 2 तरीके होते थे, एक निज होता था, एक रैयत होता था। निज में कौन करता था? जो प्रशासक होता था, जो व्यापारी खुद था अंग्रेज, वो जो है करता था और रैयत में तो जो किसान होता था वो करता था। तो ये दोनों आपके सही हैं। अगला नंबर है कि बोर्ड पौधा जो होता है कौन-कौन से क्षेत्र में उगता था। तो बोर्ड पौधा आपको शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, शीतोष्ण क्षेत्र में।
अगला, बोर्ड पौधा कौन-कौन से देशों में अधिक होता था? तो ये बोर्ड पौधा जो होता था वो आपको उत्तरी इटली में भी होता था, दक्षिणी फ्रांस में भी, जर्मनी और ब्रिटेन में भी ये पौधे अधिक होते थे। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड की ज़रूरत होती थी? तो यहाँ पर है कि बड़े-बड़े भूखंड, छोटे-छोटे भूखंड और जो है क और ख है, तो नील की खेती करने के लिए बड़े-बड़े भूखंड की ज़रूरत होती थी। 20 कट्ठा है तो अपने 3 कट्ठा उसमें करेंगे। अगर 3 कठिया विधि आप अपनाए हैं, तो 1 बीघा कम से कम खेत होना चाहिए, तो बड़ा भूखंड होता था। चलिए, बहुत खेती किया यहाँ पर नील की। आगे है कि जबरन खेती में कौन-कौन सी फसलें आती थी? कॉफ़ी भी था, तंबाकू भी था और चाय भी था। चाय कहाँ था? असम में। और कॉफ़ी कहाँ था? तो कर्नाटक में। आपको याद होगा? चलिए, आगे चलेंगे कि यूरोपीय बाज़ारों में किस चीज़ की मात्रा कम थी? तो यूरोपीय बाज़ार में किसका जो है मात्रा कम था? तो नील की। और नील का कहाँ से पूरा कर रहा था माल? तो भारत से। भारत में नील की खेती जो है बहुत हुई और खेत इससे बंजर हो जाता है। यह जो है आपको उपज हो गया, उसके बाद तो उपज कुछ होता ही नहीं, बंजर। चलिए, 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितने प्रतिशत हिस्सा था? जितना आयात किया उसमें भारतीय कितना प्रतिशत अपना हिस्सा दिया था? तो 30% जो है भारतीय नील था। 30% 1788 में ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ये जो है क्या? तो 30% जो है हिस्सा नील का भारत का था आयात में। चलिए, यहाँ पर चलेंगे, मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ पर होती थी? मॉरिस कॉटन जो छपाई होती थी वो इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में होती थी। अगला है कि गुलामों ने बगावत कब की थी? अब देखिए, गुलामन जो था वो 1791 में बगावत। गुलाम कौन होता था? तो आपको पता ही होगा कि गुलाम कौन होता था। जो लोग को खरीद कर ले जाता था दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका के क्षेत्रों में और भी जो है क्षेत्रों में, आपको फ्रांस के क्षेत्रों में, यहाँ पर जो है गुलाम को खरीदा जाता था और उनको लेकर लाया जाता था, सिक्कर बांध देता था। ये सब कहानी जो है गुलामों पर होती थी। तो लोग जो है अब कितना दिन तक सहेगा, वो शुरू किया बगावत 1791 में। अगला है कि मुखिया, गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? तो महालवारी। महालवारी ये कहलाता था, जो पंजाब के क्षेत्रों में हुआ था। तो आंसर देखिएगा, ये यहाँ पर है, तो महालवारी ये कहलाता था। अगला है कि नील की खेती कैसी जमीन पर होती थी? तो जो उपजाऊ होगा वहां पर होगा, जहाँ खेती उपज ज्यादा होगा। ये तो जानते हैं, जकड़ता है। नील की खेती जो है, नील का जो होता है ना, जड़ देखिएगा पूरा मिट्टी को जकड़ के रखता है, अंदर तक जाता है, सब चूस लेता है, पानी और खनिज लवण। चलिए, 28 नंबर है कि कमल का जो है कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग से मतलब कौन का रंग होता था जो इसका इस्तेमाल किया जाता था? किस रंग का? तो यहाँ पर नीले रंग का। जो कलमकारी होता था और मॉरिस कॉटन जो इंग्लैंड में छपता था, वो नीले रंग का इस्तेमाल इसमें होता था। 29 नंबर क्वेश्चन कि 1810, हमने 88 पढ़ा था, 1788 में 30% जो नील का जो है आयात भारत से करता था। अब बताइए कि कितना करता था? 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत था? पहले 30% जो था वो था 1788 में। अब बताइए कि ये 22 साल की उम्र में, 22 साल हो गया इसका उम्र भारत में नील खेती का, तो आप बताइए कि कितना प्रतिशत? ये टोटल 95% हो गया। कितना? 95%। अब चलिए, आपको हमने डेट बताया था ना जी, जब उसको दीवानी प्राप्त होती है, कौन सा डेट है? डेट आपसे पूछता है, तो 12 तो आपको फिक्स है। 12 12 अगस्त। क्या है? 12 अगस्त 1900, 1700, 1800, आप बताइएगा कब होता है? 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई? तो 12 अगस्त। आज़ादी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आज़ादी से 3 दिन पहले लेकर चल जाइए। तो 12 अगस्त 1765 को। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि महालवारी को कब लागू किया गया था? आपको पता है कि महालवारी जो लागू हुआ था बहुत सोच समझ के किया गया था। बहुत सोच समझ कर जो है, यहाँ पर जब रैयत शुरू हो गया, जब रैयत शुरू हुआ मद्रास के क्षेत्रों में, तब महालवारी शुरू हुआ। और महालवारी जो शुरू हुआ वो 1822 में हुआ। कब लागू हुआ? तो 1822 में। इसमें जो है क्या होता था? जो मुखिया होता था वही जो है, जो गांव के प्रधान होते थे, जो था सरदार टाइप का होता था, वो
जो है कर वसूलता था और यहाँ पर इसको देता था। महाल मतलब बड़े-बड़े घर वाले जो होते थे। तो ये समझ गए 1822 में। यहाँ पर ऊपर में आपको हमने बताया है कि जो मुखिया होता था। चलिए 32 नंबर है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब ये जो है था तो आपको बोल रहे हैं ना, था तो बनिया, था व्यापारी, तो व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी तो अपना चाहेगा कि जैसे हो चूस लें। चूसने में तो चूसा गया बंगाल। जो मुर्शिदाबाद यहाँ पर लंदन से तुलना किया जा रहा था, वो मुर्शिदाबाद क्या हो गया? इसके कारण बर्बाद हो गया। और रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था ना कि मुर्शिदाबाद लंदन का जो है लंदन और मुर्शिदाबाद में अंतर आपको क्या क्या बताया था? आपने पढ़ा था, याद होगा। तो यहाँ पर जब इसकी अर्थव्यवस्था आती है, इसके हाथों में दीवानी आती है, तो अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फँस जाती है, फँस गई। चलिए अगला देखेंगे कि 33 नंबर कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया? आपको मैंने बताया था कि 1800 जो है 1819-20 में जो है ये शुरू कर मतलब 1820-19 में ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब किसान ही जो होगा क्या होगा? मालिक होगा। यहाँ पर जो गवर्नर था मद्रास का, ये मद्रास का मतलब अभी जो चेन्नई देख रहे हैं, तो इसका गवर्नर कौन था? टॉमस मुनरो और टॉमस मुनरो ने यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया। थॉमस मुनरो क्या किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया। आगे चलिएगा मद्रास के क्षेत्रों में। अगला है कि 1770 के बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मृत्यु हुई? बताइएगा। बहुत सारे लोग हुए। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग की 1770 में अकाल की जो होती है बंगाल में अकाल, वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला है कि मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र किसने हासिल किया? अब देखिए मुगल बादशाह जो था उसे कंपनी को मिलता है नवाबी का पत्र, तो ये कौन था जो हासिल किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। यही तो संधि किया था ना 1800 जो है 1765 में, याद पड़िएगा 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, तो मुगल बादशाह ने कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र जो है हासिल किया था वो रॉबर्ट क्लाइव था। इसी के साथ तो संधि होता है। चलिए अगला है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त हमने बता दिया था ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाला व्यक्ति था। चलिए अगला है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुई? अभी तो हमने आपको बता दिया। चलिए 1793 में। लिखा गया है अगला क्वेश्चन कि रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील की उगाना पड़ता था? रैयत जो किसान होते थे उसको कितना प्रतिशत पर जो है कम से कम अब तुम जो है खेती करोगे तो 20-25 तो 25% पर 25% पर अब तुम जो है क्या करोगे? खेती करोगे। किसका? नील का, कम से कम। अगला है कि अस्थाई बंदोबस्त को निम्नलिखित में से किस प्रांत में लागू किया गया था? याद है ना? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। देखिए बिहार, उड़ीसा और यहाँ पर होगा बंगाल। यहाँ पर बंगाल। तो इनमें सभी में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किए क्योंकि इसी के पास पहले तो था कुछ नहीं। यही जो था यहीं पर तो लागू करना था। उसके बाद धीरे-धीरे जीतता गया ना। 1820 आपको याद हो 1820, 1822, 1800 मतलब कि इधर जब इसको हराता है पंजाब को, इधर पंजाब को सॉरी मराठा को हराता है और जब इधर दिखता है किधर मद्रास के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित करता है और बहुत सारे जो है व्यवस्था कृषि के लिए जो है लगाई गई। आपको याद हो रैयतवाड़ी जो है मद्रास के क्षेत्रों में लगाता है और अस्थाई जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगाता है और जो मालवा जो है वो पंजाब के क्षेत्रों में जाकर लगाता है। ये जहाँ-जहाँ जीतता गया वहाँ-वहाँ जो है काम वो आगे बढ़ाता गया मतलब अपना वर्चस्व स्थापित करता चला गया। आगे है कि बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? बंगाल के आपको नील विद्रोह यहाँ पर यही आपको नील दीन जो है बंधु मित्र का आपको यहाँ पर याद रखना है नाटक और इससे कनेक्ट करना है। तो कब शुरू हुआ था? मार्च 1859 में। मार्च 1859 में बंगाल के रैयतों जो थे बोले हम खेती अब करबे नहीं करेंगे। खेती जो है अब हम नहीं करेंगे। जो हो जाए हम दूसरी जगह चले जाएँगे, बस जाएँगे। अब हमसे खेती नहीं होगा ये। तो ये विद्रोह जो है करना शुरू कर दिया। बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह जो है आरंभ हुआ मार्च 1859 में।
अगला है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की कौन सी प्रणाली चलाई गई? तो यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी, रैयतवाड़ी ये तीनों था, आपको याद ही होगा। चलिए, अगला है कि महलवारी व्यवस्था किस प्रांत में चलाई गई? अभी तक हम आपको बहुत सारी तो बातें यहाँ पर बता ही दिए थे कि यह व्यवस्था जो है पंजाब के क्षेत्रों में चलाई गई, पंजाब प्रदेश के क्षेत्रों में। अगला है कि पंजाब हो गया। अगला है फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त किया? अब देखिए, उपनिवेश तो समझ रहे हैं ना क्या होता है? वहाँ पर जो है दास प्रथा था, मतलब दास को खरीदता था, बेचता था, उसे काम करवाता था। तो ये दास प्रथा जो था वो कब समाप्त हुआ? तो 1792 में। कब हुआ? फ्रांस में 1792 में। अगला है कि महाल क्या था? तो महाल होता था गाँव का एक समूह, गाँव का एक समूह। महाल क्या कहलाता था? गाँव का एक समूह होता था, उसका एक नेता होता था, वही जो है कर लेता था। महाल, आपने महलवारी पढ़ी ना? अगला है कि ये हो गया, अस्थाई बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो भू राजस्व से। किसका है? अस्थाई बंदोबस्त का संबंध भू राजस्व से है। अगला कि महलवारी व्यवस्था में राजस्व कौन एकत्र करता था? तो महलवारी व्यवस्था में हमने बताया ना, गांव का जो मुखिया होता था वो अपना राजस्व एकत्र करता था महलवारी व्यवस्था में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था? तो कपड़ा रंगने के लिए। किसके लिए? तो कपड़ा रंगने के लिए नील का प्रयोग होता था। आप जो है धोती को रंगिए, एकदम जो है ब्लू ब्लू कलर का दिखाई देगा। कैसे नील बनता था ये भी आपने पढ़ा। अगला है कि किसान से सीधा भू राजस्व लेना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? सीधा, रैयतवाड़ी। किसान से ही लेंगे, डायरेक्ट किसान से, कोई अब बिचौलिया काम नहीं करेगा। जमींदार जो था वो कोई अब काम यहाँ पर नहीं करेगा, रैयतवाड़ी। अगला कि भारत के किस देश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा? आपको हम बता दिया था, बंगाल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर मरे थे। अगला कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू होती है। मशीनी का मतलब मशीनीकरण जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है। अगला है कि अंग्रेजों ने किस फसल के उत्पादन को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया? तो ये था नील की खेती। इसको सबसे क्योंकि उसको फायदा न हो रहा था। जहाँ फायदा जाएगा वहीं तो, जहाँ फायदा होगा वहीं तो व्यापारी जाएगा। जहाँ फायदा नहीं होगा वहाँ व्यापारी जाएगा? नहीं जाएगा। तो नील की खेती था। अगला है कि किसान नील का उत्पादन क्यों नहीं करना चाहते थे? तो जमा जो यहाँ पर जमीन जो उपजाऊ होता था उसकी शक्ति एकदम नष्ट, भ्रष्ट हो जाती थी, मतलब पूरा खत्म हो जाता था, कोई शक्ति नहीं। मुनाफा कम था, मुनाफा इसको कम था लेकिन अंग्रेज को ज़्यादा था। और अत्यधिक श्रम की आवश्यकता थी। ये भी सही है कि उसकी जो खेती में अत्यधिक पत्ता तोड़ना है, खेती में पानी देना है, बहुत सी मेहनत इसको लगते थे। सारे के सारे आपको अगला क्वेश्चन आपका है कि 18वीं सदी की जो है 18वीं सदी के द्वितीयार्ध में बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को आपको चुनना है। तो बताइएगा, विचार करिएगा कि पहला है कि इस कालखंड में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें 1/3 जो आबादी थी वो तो समाप्त हो गई 1770। दूसरा है कि इस कालखंड में जो है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान कंपनी ने राजस्व आय के लिए अस्थाई बंदोबस्त नामक एक व्यवस्था लागू की। आपको बताना है कि इसमें आंसर कौन सही है। ये तो अस्थाई व्यवस्था इसके काल में नहीं होता है, कॉर्नवालिस के काल में होता है ना, 1793 में। ये तो गया, पहला देखिएगा, पहला ही सही है। 1770 में जो अकाल होती है 1/3 लोग इसकी जिसके ये मौत हो जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको हमने बता दिया कि 1793 में अस्थाई, किसके समय में? कॉर्नवालिस के समय में। यहाँ पर अकाल पड़ता है तो 1/3 आबादी जो है बंगाल में चली जाती है, मतलब मौत के घाट उतर गई। चलिए, अगला है 54 नंबर कि अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हमने अभी तक आपको बहुत सारी बातें बताई। अब यहाँ पर बताइएगा कि अब कैसे आंसर निकालिएगा आप। हमने तो एक-एक लाइन वाला बता दिया। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं। अब बताइएगा कि इसके अंतर्गत राजाओं और तालुकदारों और जमींदार के रूप में मान्यता देकर उन्हें किसानों से लगान वसूलने का काम दिया गया, जो अस्थाई बंदोबस्त है। और दूसरा है कि इस व्यवस्था के
इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था तो उसकी जमींदारी छीन जाती थी। सूर्य अस्त से पहले हमको कर चाहिए, अगर नहीं देगा तो तुम्हारा जमींदारी गया और दूसरे को हम देंगे, नया जमींदार होगा। अब ये व्यवस्था थी। तो और तीसरा है कि इसके अंतर्गत किसान से तय राजस्व को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था और जमीन पर किसान का अधिकार सुरक्षित रखा गया। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, आपका 1 और 2 जो है आपको सही है, ये तीसरा गलत है। तीसरा जो है गलत है। इसको ऐसे समझिए आप कि अस्थाई जो बंदोबस्त था, 1-2 मिनट लेंगे और पूरा समझिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों जो थे को जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई, समझ गए? और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। ये हमने इसमें पहला में पढ़ा और यही आपका सत्य है। ठीक। दूसरा बात ये है आपका कि इस व्यवस्था में जमींदारों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय की गई थी। जो जमींदार चुकाएगा राशि वो क्या होगा, अस्थायी रूप से तय था। तो इसका मतलब ये भी था कि भविष्य में कभी भी इजाफा जो है इस कर का नहीं किया जाएगा। परंतु एक शर्त था। यह शर्त जो है केवल जमींदारों के लिए थी, ना कि किसान के लिए। क्या था जमींदार के लिए? तो जमींदार जो होगा वो क्या करेगा, जमींदार किसान से लगान की मांग जो है बढ़ा देता था। ये किसान की जो है दयनीय स्थिति इसके कारण भी हुई कि भाई लगान तो फिक्स कर दिया जमींदार का, लेकिन फिक्स किसका नहीं किया, किसान का। अब बेचारा जमींदार जो है यहाँ तो जो भी होता था कर इसको दिया और उसके बाद जो होता था तब तो किसान को पूरा वसूलता था, कहता नहीं और देना है, मतलब ऐसे करके होता था। तो ऐसा इसलिए आप याद रखिएगा। और जो है यहाँ पर 1-2 बात और हम आपको बता दें, कहानी आपको हम थोड़ा-सा बता रहे हैं, क्या-क्या जो घटना ये अस्थाई में होती है। तो ये समझ गए। आगे यहाँ पर जमींदार किसान से जो है लगान की माँग पूरा बढ़ा सकता था, लेता भी था और ऐसा इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से ज़्यादा जो है फायदा में रहेंगे और ज़मीन सुधार होगा। बेचारा अच्छा सोच रहा था कि जमींदार जब फायदा में रहेगा तो देगा किसान को कि भाई तुम खेती करो, लेकिन ये आपको याद होगा हमने पढ़ाया था कि जमींदार तो किसान मर जाए लेकिन कोई मतलब नहीं है, ज़मीन कुछ हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है किसान फँस रहा था कर्ज में, तो फँसे उससे कोई मतलब नहीं है और इसके कारण किसान का क्या हुआ, किसान मारा गया बेचारा। किसान मारा गया इस प्रकार से उसका उत्पादन घट गया, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था ना। तुम सिर्फ़ कर ले रहे हो, यहाँ पर पानी, सिंचाई, अन्य व्यवस्थाएँ जो रोपाई जो है होगा वो सब कैसे होगा? इस सब से कोई मतलब नहीं होता था। ये समझ गए? थोड़ा कहानी आपको फिर से हमने अस्थाई बंदोबस्त की बता दी। अब हम चलेंगे, जो होगा वो होगा आपका 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए, महलवारी जो है बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, खोजना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार किया थी, नहीं ये तो नहीं है, ये गलत है। और दूसरा है कि आपको यहाँ पर कि इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई महाल थी, जिसका अर्थ क्या होता था, गांव का समूह, गांव या गांव का समूह। और इसके निर्धारित राजस्व अस्थायी रूप से तय नहीं थे, इसके जो निर्धारित थे वो अस्थायी रूप से तय नहीं था। ये भी गलत है, गलत ही खोजना है ना, सॉरी गलत इसमें खोजना है ना, सही नहीं, हाँ गलत खोजना है, तो सही नहीं है। तो ये आपका तो सही है, तीसरा नंबर सही है। और अगला है कि चौथा नंबर कि इसमें कंपनी द्वारा कर एकत्र करने का दायित्व जमींदारों को दिया गया था। ये गलत है, जमींदार नहीं था। इसमें महाल था, तो महाल तो गाँव का समूह होता है ना, तो ये नहीं था। तो यहाँ पर आंसर जो है 1 हो गया और 1 हो गया 4। ये हो गया और 1 हो गया 4। तो आंसर समझ गए आप? तो आप इस प्रकार से समझिए कि लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय नहीं था। देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी जो था उत्तर-पश्चिम प्रांतों के लिए जो है हॉल्ट मैकेंजी, क्या नाम था?
हॉल्ट मैकेंजी। आपको याद रखना है कि यह व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। हमने ऊपर में आपको पढ़ाया भी था कि हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नया व्यवस्था महलवारी व्यवस्था बंदोबस्त तैयार किया और 1822 में, कब 1822 में यह चालू कर देता है, समझ गए, लागू करता है। और इसमें जो है महाल से राजस्व की इकाई तय किया गया और जिसका अर्थ क्या था, तो एक गांव या गांव का एक समूह, इसमें इसमें गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव समूह जो महाल होता था से असूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। और इसमें राजस्व की अस्थाई रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय-समय पर संशोधन की भी गुंजाइश 30 साल वाला था, आपको याद है? 30 साल में जो है संशोधन हो सकता है। तो ये बात याद रखना है और आपका चौथा तो गलत ही है। चलिए 2 और 3 जो है आपका यहाँ पर सही है। ये जो 2 और 3 है, इसमें निर्धारित राजस्व अस्थायी रूप से तय नहीं था, ये गलत है। इसमें जो है हो सकता था सुधार। अस्थायी में तो 10 साल के लिए हो गया था, इसमें 30 साल का था और सुधार भी हो सकता था। और इसमें तो राजस्व समझ ही गए कि जिसका गाँव या समूह। अगला है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित, अब देखिए रैयत बाड़ी हमने अस्थायी कह दिया, महलवारी भी पढ़ा दिया, अब रैयत भी देखिएगा। रैयत में क्या-क्या होता है? रैयत में पहला, इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में, आपको पता है यहाँ पर मद्रास के क्षेत्रों में जो चेन्नई के नाम से आप जानते हैं, लागू किया गया था, ये सही है। दक्षिण में परंपरागत जमींदार के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त जो है करना तय किया गया। और तीसरा आपका है कि इस व्यवस्था को टॉमस मुर्नो ने, एक याद रखना है, लॉर्ड मैकेंजी और कॉर्नवालिस और मुर्नो, ये तीनों का नाम याद रखना है। पहला, चलिए इसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम एक-एक करके आपको बताएँगे कि कौन-कौन कहाँ पर, ठीक है? चलिए, एक ये हो गया, ये तीनों जो है आपका सही है इसमें, इसमें तीनों आपका सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों आपका इसमें सही है। देखिएगा ऑप्शन, तो हाँ 3। देखिए, अब आप समझिएगा रैयत बाड़ी के बारे में हम बता रहे हैं कि रैयत बाड़ी जो व्यवस्था थी, उसमें क्या हुआ कि दक्षिण जो भारतीय क्षेत्र है, वहाँ पर लागू किया गया। और कैप्टन जो अलेक्जेंडर रीड ने यहाँ पर क्या किया था, तो टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद जो है कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाके में जो है ये व्यवस्था आजमा कर देख लिया था। कौन? तो पहले जो है ये रैयत बाड़ी का व्यवस्था, ये सबसे पहले कौन आजमाया था, तो रीड ने आजमाया, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। कहाँ पर? तो टीपू सुल्तान के द्वारा जो युद्ध हुआ और उसमें कुछ जो कब्जा किया था क्षेत्र, उसमें यह आजमा कर व्यवस्था रैयत बाड़ी का सीधे किसान से जो है हम कर लेंगे, ये देख लिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि टॉमस मोरनो ने इस व्यवस्था को विकसित करने का फैसला किया और इसे मोनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। इसे जो रैयत बाड़ी व्यवस्था है, इसको मुनरो व्यवस्था भी आप कहते हैं। और धीरे-धीरे आपको तो ये दक्षिण भारत का, पूरा दक्षिण भारत जो जो पूरा यहाँ पर देखेंगे, ये जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर पूरा व्यवस्था लागू कर दिया। देखिए हम 56 नंबर देखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। रैयत बाड़ी हमने 2 महलवाड़ी, अस्थाई, अब रैयत, तीनों का जो है पूरा डिस्कशन के साथ चल रहे हैं। आपको हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, जो ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो इसका हम पूरा डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं कि रैयत बाड़ी जो व्यवस्था है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमने तीनों व्यवस्था को पढ़ा है, तो बताइएगा आप। इसमें है कि इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया, ये तो सही है, यहाँ पर लागू किया गया था। और इसको लागू करने वाला कौन था, तो टॉमस मुनरो था और इसको मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। ये मुनरो व्यवस्था भी कहलाता है। और दूसरा है कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना तय किया गया। देखिए यहाँ पर जो है जमींदार नहीं था, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है कर वसूलने का जो है बंदोबस्त, मतलब ऐसा बंदोबस्त रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है यहाँ पर डायरेक्ट किसान से लेंगे कर, ये किया गया था। और तीसरा है कि इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था, इसलिए इसको मुनरो व्यवस्था कहा जाता है, ये याद रखना है। और 1-2 बात और हम आपको बता दें कि टॉमस मुनरो से पहले भी जो है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को चालू किया था। कहाँ पर? जब टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है कुछ कंपनी ने जगह को कब्जाया था, तो उस जो है उस एरिया में इस व्यवस्था को आजमा कर रीड ने देख लिया था। और रीड और मुनरो ने क्या कहा कि यहाँ पर जो है
तर्क दिया कि यहाँ पर परंपरागत ज़मींदार नहीं है, अभाव है। तो इसीलिए क्या करें, इसीलिए हम करते हैं डायरेक्ट सीधे किसान से मिलते हैं और किसान से यह कर लेना शुरू किया, डायरेक्ट किसान से, कि हमको इतना परसेंट दे दो, जो कर होता था काट के, जो भी तुम्हारा हुआ, जो रोपने, काटने, जो बोने इत्यादि से हमको उसका 50% दो। उसका हमको कितना दो? 50%। समझ गए? जैसे 100 रुपया हुआ, ऐसे समझिए, जैसे 100 रुपया हुआ यहाँ पर 100 रुपया में ये 50 रुपया जो पूरा आमदनी है, आमदनी का 50%। यहाँ पर सब कुछ काट-कूट के अगर हमको 100 रुपया बच रहा है, तो 100 रुपया बचने में 50 रुपया ये लेगा। ऐसे ही समझिएगा। और ऐसे तो पूरा, और ये जो किसान होता था, चाहता ना था कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें। अगला देखिएगा कि अगला है कि ब्रिटिश भारत में नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि ब्रिटिश भारत में नील की खेती कैसे की जाती थी। आपको हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए ना, उसमें से और इसमें से आपको अंतर दिखता होगा। चलिए, कि अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए पैदा कराई जाने वाली मुख्य फसलों में से एक थी, जिसे कि यूरोप में बहुत मांग थी, ये तो सही है। दूसरा, कि नील की खेती जो थी, 2 मुख्य तरीके थे, एक निजी था, एक रैयती था, ये भी सही है, हमने ऊपर पढ़ा दिया आपको। अगला, नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की, मतलब नहीं की जा सकती थी। कहिए, नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की। उपयुक्त में से कौन-सा सही है? तीनों सही है। देखिए, जब नील की खेती होती थी, उसी वक़्त धान की रुपाई होती थी और मतलब कि डरा के, धमका के बैल को, किसान को जो है लेकर जाता था और नील की जो है खेती की जुताई होती थी उस समय। और यहाँ पर जो धान की खेती होती थी, लेट हो जाता था। लेट मतलब कि जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता था। इसलिए जो है यहाँ पर खेती तो होती थी, लेकिन लेट होती थी। आपको ऐसे समझिएगा कि भारत में जो है आपको ये तीनों तो कथन सही हो गया। अब अंग्रेज भारत में अपनी ज़रूरत के हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलों को उगा रहा था, खेती करवा रहा था। जैसे कि नील हो गया, अफ़ीम, अफ़ीम कहाँ हो रहा था? अफ़ीम हो रहा था गया में, बिहार में, ये तो याद होगा आपको। और नील एक क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाला फसल है। आपको ऊपर हमने पढ़ाया था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में खेती होती थी। तो ये होते थे। आपको कुछ जगह हम बता देते हैं जहाँ पर ये जो फसल जो मुख्य रूप से कहाँ-कहाँ होता था। तो हमने आपको एससीईआरटी में भी अच्छा से पढ़ाया है, याद रखिएगा कि, और एनसीईआरटी में भी पढ़ाया है। पहला, पहला याद रखिएगा, जो पहला याद रखिएगा कि बंगाल, बंगाल में पटसन, जो बंगाल में पटसन बिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी अभी जूट जिसको बोलते हैं, तो बंगाल में पटसन, और असम में चाय, और संयुक्त प्रांत में गन्ना, और पंजाब में क्या? तो गेहूँ, और महाराष्ट्र और पंजाब के कुछ जो क्षेत्र था, वहाँ में कपास भी, और मद्रास के क्षेत्र में तो चावल होता था। मद्रास के क्षेत्र में क्या? तो चावल। ये सारे जो हैं खेती होते थे, ठीक है? और यूरोप में जो बोर्ड हम बोले ना, नीचे वाला ऊपर आपको पढ़े थे, बोर्ड नामक पौधा के तुलना नील का जो है, नील का पौधा बेहतर रंग देता था। बोर्ड का जो पौधा होता था, वो नील का पौधा जो होता था, वो बेहतर उससे रंग देता था। हमने ऊपर 2 बोर्ड के बारे में क्वेश्चन की थी। तो बोर्ड में क्या था? तो यूरोप के जो बोर्ड नामक पौधे होते थे, उसकी तुलना में नील का जो पौधा होता था, वो अच्छा और बेहतर रंग देता था। जिस कारण से भारतीय नील की उपयोग जो है, उपयोग या माँग पूरी तरह से क्या हो गया? बढ़ गया। जो 30%, 40%, 30% था, वो डायरेक्ट कहाँ चला गया? डायरेक्ट 95% चला गया। और भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा जो बनाया जाता था कमल का जो कलमकारी छाप, उसको भी लेकर जो है ब्रिटेन के कलाकारों द्वारा बनाए जाने वाले जो विभिन्न फूल वाले जो छाप होते थे, उसमें नील का प्रयोग होता था। इसमें भी कलमकारी जो होता था, जो ब्रिटिश के द्वारा जो छाप बनता था, उसमें भी नील का प्रयोग छापों के रूप में किया जाता था। और नील की खेती 2 मुख्य रूप से था, एक निज था और एक रैयत था। और निज में क्या था? तो निज में मकान का जो, बगान का जो मालिक होता था, वो खुद खेती करता था, और जो रैयत होता था, ज़मीन, यहाँ पर जो रैयती किसान होता था, वो उसको दे देता था कि अब तुमको जो है इसमें इतना खेती जो है 25% तुमको जो है खेती करना पड़ेगा। मतलब 25% ज़मीन पर नील को उगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर कौन होता था रैयत में? रैयत व्यवस्था में आपको बगान मालिक, गाँव के मुखिया या रैयत के साथ एक अनुबंध करता था। जो रैयत व्यवस्था में आपको याद रखना कि बगान का जो मालिक कौन होता था? मालिक होता था वही अंग्रेज।
जो व्यापारी करता था वही मालिक हुआ। वो मुखिया से जो है किसान के मतलब रैयतों से उनसे अनुबंध करता था कि और दस्तखत भी करवा लेता था कि आपको नील उगाने के लिए कम ब्याज पर कर्जा मिलेगा। ठीक है, कर्जा मिलता था और कर्ज लेने वाले को कम से कम जो कर्ज ले लिया, अब उसको कम से कम 25%, कम से कम कितना 25% जो है अब तुमको कर देना पड़ेगा, मतलब सॉरी कर नहीं, 25% जो है नील की खेती तुमको करना ही पड़ेगा। और बगान मालिक जो है बीज और उपकरण देता था, जबकि बुआई और देखभाल जो है वो काश्तकार करता था। समझ गए? और नील की जो है यहाँ पर नील के साथ यह परेशानी था, तो ये जानबे करते हैं कि बहुत गहरा जो है वो होता है, मतलब जड़ जो होता है बहुत गहरा, और मिट्टी की सारी ताकत जो भी नील का खेती करेगा वो मिट्टी का जो है पूरा ताकत सोख लिया। जो पानी था, जो खनिज लवण होता है, कुछ भी नहीं होता था। इसलिए जो है किसान भागते थे नील की खेती करने से। हमने बहुत कुछ बता दिया आपको, यहाँ पर पूरा कहानी ही बता दिया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन चलेंगे कि अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश काल में बागान मालिकों तथा नील की खेती करने वाले रैयतों के मध्य टकरावों के मध्य जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यहाँ पर जो है आपको ऊपर हमने बहुत कुछ बताया है, अब बताइएगा कि यहाँ पर क्या-क्या होता है, मध्य टकराव कैसे होता है, टकराया कैसे? तो टकराएगा कैसे? तो देखिए कि बगान के मालिकों, जो बगान के किसान थे, किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। अब कहा कि हम नील की खेती तो नहीं करेंगे और नील विद्रोह यहाँ पर शुरू हो गया। ये सही है आपका। अगला अगला है कि नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग बना, जिसके बागान मालिकों को निर्दोष बताया। तो यहाँ पर नील मालिकों, जो बागान मालिक था उसको निर्दोष नहीं, यहाँ पर कुछ फॉल्ट पाया था। अगला है कि चंपारण में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। ये तो सही है, 1717, ये तो आपको याद होगा, ये सही है। चलिए, तो ये आपका हो गया कौन-कौन सा सही है, 1 और 3। देखिए कहाँ है, 1 और 3 यहाँ पर है। तो इसको समझिएगा अब, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या घटना होती है, एक कहानी हम पुनः आपको बताते हैं। देखिए, 1859 में नील रैयत जो था को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में स्थानीय जो ज़मींदार और मुखिया का भी समर्थन आपको मिल रहा था, मिल सकता था। तो मार्च में 1859 मार्च आपको हमने बताया था ना ऊपर में, तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयत ने नील का खेती करने से कहा इनकार कर दिया और नील विद्रोह शुरू हो गया। यहाँ पर इनकार करता है नील, मतलब इसी को कहते हैं नील विद्रोह। मतलब ऐसे समझे 1859 में हजारों रैयत जो किसान था वो कहा अब हम खेती नहीं करेंगे। समझ गए? और विद्रोह के व्यापक होने पर नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग बना, और नील आयोग बनता है और जिसने बागान मालिकों को क्या कहा? दोषी पाया और ज़ोर ज़बरदस्ती के लिए उनकी आलोचना भी की। और आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयत के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। क्या कहा? नील की खेती जो है फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वे चाहे तो नील की खेती करना बंद कर सकते हैं। ये नील आयोग ने कहा, जो भी अनुबंध होता था, जो इतना बीघा में तुमको करना पड़ेगा, हम तुमको बीज जो भी होता था देता था, कर्ज देता था, अब इसमें तुमको करना पड़ेगा खेती। तो 25% तो कटता था ना? तो ये आप समझ गए। और तीसरा आपको हम एक और पॉइंट बताएँ कि जब महात्मा गांधी लौटे दक्षिण अफ्रीका से, तो बिहार का एक किसान कौन था? तो हमने पढ़ा था ना, राजकुमार शुक्ल पहुँचता है, कहता है कि चलिए नील की जो है दुर्दशा खेती की कैसी चंपारण में है, आप चल कर देखिए। आइए, न्योता दिया, तो गांधी जी आते हैं। गांधी जी 1917 में पहुँच जाते हैं। कहाँ? चंपारण। चंपारण पहुँचते हैं, 3 कठिया पद्धति यहाँ थी और इसकी जो है यहाँ पर पूरा करते हैं और खत्म होता है। 3 कठिया पद्धति जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। गांधी जी के जो है प्रयास से यहाँ पर समाप्त हो जाता है 3 कठिया। समझ गए? चलिए, तो ये आपका जो है यहाँ पर एक बात और बता दें कि चंपारण जो है एग्रेरियन कमेटी नामक जो है इस समिति के गांधी जी के सदस्य बनाया गया था। यहाँ पर जो जो बना था चंपारण एग्रेरियन कमेटी, उसके सदस्य गांधी जी भी थे। ये याद रखना है।
ठीक है। और यहाँ पर एक बात और हम बताएं कि कमेटी की अनुशंसा पर जो है 4 अप्रैल 1918 को चंपारण अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ? आपसे पूछा भी जाता है कि चंपारण अधिनियम जो है कब पारित हुआ, तो कमेटी अनुशंसा करता है और जो है 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम पारित हो जाता है और जिसके तहत क्या होता है, तीन कठिया व्यवस्था दाहिंद हो जाता है। ठीक है। और लगान घटाया गया और किसानों का क्षतिपूर्ति जो है का धन भी, कुछ जो क्षतिपूर्ति का धन था वो भी दिया गया। इतने सारी बातें हमने आपको यहाँ पर गांधी जी के बारे में बता दिया। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन 59 है, आपको जोड़ा बनाना है, सही कौन सा है। तो रैयत जो होता था वो किसान होता था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिएगा रैयत जो था वो क्या था, किसान था। ठीक। और महाल जो होता था वो क्या था, ग्राम समूह। ग्राम समूह कौन था, महाल था। और जो रैयत होता था, हमने बता दिया कि रैयत जो था वो किसान, महाल जो था वो ग्राम समूह, और निज जो होता था, यहाँ पर निज जो होता था ये था बगान मालिकों की अपनी जमींदारी पर खेती, ये निजी था। और रैयती जो होता था वो रैयतों की जो है जमीन पर खेती, रैयतों की जमीन पर खेती वो रैयती होती थी। ऐसे करके हमने ये इसको मिलाया है, थोड़ा देख लीजिएगा। महाल जो होता था वो क्या था, ग्राम समूह। रैयत जो होता था वो क्या था, किसान था। और निज जो होता था वो अपने जो है मकान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती, और जो रैयती होता था वो होता था रैयतों की जमीन पर खेती। ऐसे आप मिला लीजिएगा। ठीक। अगला अगला है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक कौन थे, आपको बताना है। हेमचंद्राकर, दीनबंधु मित्र, आप तो जानते हैं दीनबंधु मित्र उस समय 1859 में जो है, आपको एक बात और हम बता दें कि दीनबंधु जो है अपनी किताब जो छापे थे, नाटक जो लिखे थे, उसमें अपना नाम नहीं दिए थे कि बच के रहें, अंग्रेज से की आलोचना कर रहे हैं तो था बच के रहें, तो वो अपना नाम नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि हिंदू पेट्रियार्ट का, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे इसके संपादक थे। अगला चलिए, अगला है कि महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था, क्या था, तो नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीन कठिया प्रथा का विरुद्ध, ये सही है। और किसानों द्वारा जो है साहूकारों के विरुद्ध, ये तो गलत है। मिल मजदूरों, ये तो गलत है। तो ये नील उत्पादन कृषकों द्वारा जो तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध था। अगला है कि महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया, तो राजकुमार शुक्ल ने, आपको हमने बहुत बार बता भी दिया, 1917 में। अगला है कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई, बिहार में बोला है ना, तो बिहार में अंग्रेजों के समय जो है, यहाँ पर याद रखना है कि बंगाल था, क्या था, बंगाल, उड़ीसा और जो अभी तत्काल में है, और बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये तीन था। तो उस समय ये तीनों व्यवस्थाएं जो जो थी अंग्रेज के समय बिहार में, आपको नहीं था, बंगाल में था। बंगाल नाम याद रखिएगा। अगर यहाँ पर बंगाल देगा फिर देगा कि बिहार और उड़ीसा, तब होता। तो यहाँ पर ये तीनों व्यवस्था अपनाई नहीं गई थी, कोई भी इसमें नहीं था। ऐसे होगा अगर कह देगा कि यहाँ पर कि नहीं, बिहार में जो है अंग्रेजों के समय किस भूमि की व्यवस्था अपनाई गई थी, तो ये तीनों व्यवस्था था, इसमें अस्थाई था, अस्थाई में बंगाल था, और बंगाल में ही अब तीनों आता है, मतलब तीनों आता था, अब तो अलग हो गया, लेकिन अभी मांग रहा है ना, तो ये जो है बिहार में पूछ रहा है डायरेक्ट, तो ये नहीं होगा, कोई भी नहीं। ऐसे होगा तो कौन सा होगा, अस्थाई होगा। चलिए, यहाँ पर है कि अंग्रेजों के आने के पहले कौन जो है जमीन का मालिक होता था, तो जमींदार होता था। यहाँ सॉरी, अंग्रेजों के आने के पहले जो है यहाँ पर मालिक कौन होता था, तो राजा होता था। यहाँ पर राजा होता था वहाँ का मालिक, और जमींदार उसको देता था जमींदारी करने के लिए, और उससे कर लेता था और वहाँ पर उसको पहुँचाता था, ऐसे था। यहाँ पर फिर आप बताइएगा कि जोड़ा बनाइएगा कि महालवाड़ी क्या था, पंजाब में, महालवाड़ी पंजाब, डी। नील दर्पण किसने लिखे हैं, दीनबंधु मित्र ने लिखा नील दर्पण। और अस्थाई जो व्यवस्था, भूमि व्यवस्था था, वो कहाँ पर, तो 1793 में ये अस्थाई भूमि व्यवस्था लागू हो गया। और नगदी फसल, तो नील की खेती होती थी, नगदी फसल कपास की, पटसन की, ये नगदी फसल था। तो बिहार में अफीम की, ये सोरा की,
ये सब जो है नगदी फसल था, तो बिहार में, समझ गए। अगला देखिएगा क्वेश्चन, रिक्त स्थान को आपको भरना है कि यूरोप में बोर उत्पादकों को, देखिएगा, को यहाँ पर डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था, ऐसे करके क्वेश्चन है, थोड़ा ये इधर आ गया, तो ये से समझ लीजिएगा कि यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था, तो किससे जो है खतरा इसको दिखाई देता था, ये आपको याद रखना है, नील से। किससे? तो नील से जो है इसको खतरा दिखाई देता था। अगला है कि 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी थी, तो औद्योगिकरण के जो है कारण बढ़ना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग को बुरा असर पड़ा, तो यह कृत्रिम रंग हो गया। कृत्रिम रंग की खोज हुई और बुरा असर अंतर्राष्ट्रीय मांग में नील का शुरू हो गया। मतलब शुरू हुआ कि जानते हैं ना, शुरू होता है तो अंत भी होता है, वही अंत जो है नील का हुआ। अगला है कि चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था, तो नील बागान मालिकों के खिलाफ। अगली वीडियो में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह जो है चैप्टर समाप्त तो हो गया। अगला जो है जो भी होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम सबका जो है क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।